चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास से। हम लोग कल के क्लास में इतिहास पे हम लोग देख लिए थे क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। इसको हम लोग कल के ही क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हम आपको बता दिए थे कि क्या क्या पढ़ना है, तो जो लोग नहीं देखे हो वह लोग प्ले लिस्ट में जाए। यूट्यूब में चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट आप जाएंगे, वहां देखिएगा इतिहास का एक प्लेलिस्ट का बना होगा, वहां पे आप लोग जाइए और पहले वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखें, जिससे कि आपको रिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग प्राचीन भारतीय, हम बताए थे कल आपको कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया था। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांट दिया गया है, जिससे कि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर बात करेंगे तो उसको भी हम बताए थे कि चैप्टर वाइज हम लोग देखे थे। पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, ये सब उसमें चैप्टर थे। आज हम लोग कुछ अब जानकारी ले लेते हैं और उसी से कोरिलेट करके पाषाण काल तक का क्लास आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास की ही बात करें तो इतिहास बाबू, तो स्रोतों के आधार पर, यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं, इधर लिख देते हैं, उसमें दिखाई देगा इतिहास। देखिए, स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है बाबू। कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक, और एक को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक, और एक को कहते हैं वो ऐतिहासिक। स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहेंगे प्रागैतिहासिक, एक को कहेंगे आद्य ऐतिहासिक और एक को कहेंगे ऐतिहासिक। 3 भागों में। प्रागैतिहासिक क्या होता है? तो देखिए, जिस काल में हमको लिखित जानकारी नहीं थी बाबू, लिखित जानकारी, जिस काल के विषय में हमको कोई भी जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं है, उस काल को हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल के विषय में हमें कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त न हो, यानी कहीं पर कोई भी लिखी हुई चीजें नहीं हो, सब अनुमान पे हो, तो उस काल को हम लोग कहते हैं वो प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अच्छा, लिखित है, लिखले नहीं मिला है तो पढ़ा कहां से जाएगा? इधर तो कहानी खत्म है। तो जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी नहीं हो, उस काल को कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी तो हो, लेकिन अब उसको पढ़ा नहीं गया हो, लिखा गया हो, लिखित जानकारी यहाँ है ही नहीं। यहाँ लिखित जानकारी तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। समझ में गया? देखिए, प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के विषय में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो, तो वह काल कहलाएगा बाबू लोग, वह काल कहलाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी भी हो और उसे पढ़ा भी गया हो, लिखित जानकारी भी हो और साथ में उसको पढ़ा भी गया हो, वह काल कहलाएगा आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। एक प्रागैतिहासिक काल,
एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसके विषय में हमें लिखित जानकारी नहीं है, सभी चीजें अनुमान पे है, ठीक है वो, तो वह काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, वह काल कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी भी है और उसे पढ़ा भी जा चुका है, वह काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। अगर प्रागैतिहासिक काल कहेंगे अब, तो इसमें आप पाषाण काल को रख सकते हैं। पाषाण काल के विषय में देखिए, पाषाण का अर्थ होता है वो पत्थर, यानी पत्थरों का काल। तो पाषाण काल में ज्यादातर उपयोग की जाती थी पत्थरों की चीज, पत्थरों पे चित्र उत्र बना दिया जाता था, गुफाओं में लोग रहते थे इस काल में, पाषाण काल में। तो यहाँ पे बहुत स्पेशल जानकारी कहीं लिखा हुई चीज नहीं मिली है। गुफा उफा में चित्र उत्र बना है तो उसे अब बस अनुमान लगाया जा सकता है, तो अनुमान की ही चीजें इसमें शामिल है। तो पाषाण काल को आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? पाषाण काल। इसमें आप देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सब को पढ़ेंगे हम लोग बाबू लोग आगे। अभी के लिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में जानकारी लिखित रूप में तो है, लेकिन उसकी लिपि ऐसी है, वो उसकी लिपि को हम लोग कहते हैं बाउंड-स्ट्रोफिडल लिपि। यह जो बाउंड-स्ट्रोफिडल लिपि है, यह पहली पंक्ति में तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन दूसरी पंक्ति में दाएं से बाएं, और भाव चित्रात्मक होती है यह लिपि, तो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो उसको पढ़ा नहीं गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है। तो यह पढ़ा नहीं गया, जानकारी तो है, लिखित तो है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ये लिए कहाँ रहेगा? ये आद्य ऐतिहासिक काल में। और वैदिक सभ्यता से लेकर के और अभी तक सभी किसमें आते हैं? वो ऐतिहासिक काल में। किसमें आते हैं? तो ऐतिहासिक काल में आते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक काल में। तो आप लोग ऐसे मोटा मोटा याद रखिए कि जिस काल के विषय में लिखित जानकारी तो है, जानकारी ही नहीं है, वो काल कहलाएगा प्रागैतिहासिक काल। जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, वह काल कहलाएगा बाबू लोग आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी भी है और उसे पढ़ा भी गया है, वह काल कहलाएगा ऐतिहासिक काल। इसमें पाषाण काल आ जाता है, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, और इसमें वैदिक सभ्यता से अभी तक, या यहाँ हम लिख देते हैं वैदिक सभ्यता से आगे, आगे सभी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। आगे जैसे वैदिक सभ्यता हो गया, महाजनपदों का उदय हो जाएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब किसमें आएगा? वो ऐतिहासिक काल। इतिहास को हम लोग एकदम बेसिक से प्रारंभ किए, वो एकदम प्रारंभ से, भारतीय इतिहास को एकदम प्रारंभ से हम लोग देख रहे हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि सभी चीजों का आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाइए, और एकदम बढ़िया से अपनी भाषा में आप नोट्स बनाइए। अपनी भाषा में बनाया गया नोट्स बहुत बेहतरीन होता है बाबू लोग। चीजों को समझिए और अपनी ही भाषा में उसको लिखिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। तो इतिहास की बात करेंगे। इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल जिस काल के विषय में हमको लिखित जानकारी तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित जानकारी है और पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ उल्टा बोल दिए, जिस काल के विषय में हमको लिखित जानकारी नहीं है वो कहलाएगा प्रागैतिहासिक काल, और जिस काल के विषय में लिखित जानकारी है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है वो आद्य ऐतिहासिक काल, और जिस काल के विषय में हमें लिखित जानकारी भी है और उसे पढ़ा भी गया है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? चलिए अब हम लोग आगे चालू कर देते हैं बाबू चैप्टर। या अच्छा एक चीज अभी और समझ लेते हैं, एक बाद फिर हम लोग चैप्टर की तरफ आएंगे, इसको मिटा देते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, पूरे इतिहास में बाबू 2 चीजें आपको बड़ा परेशान करती है। डेट में क्या है ना कि 2 चीजें आप लोग देखेंगे, एक जगह कहीं कहीं ईस्वी देखेंगे
और कहीं कहीं बाबू लोग आप लोग ईस्वी पूर्व देखेंगे। इन दोनों में अंतर क्या होता है एक भी आप लोग समझ लीजिए। ईस्वी को हम लोग एडी कहते हैं, एडी यानी एनोमो डोमिनी, और ईस्वी पूर्व को बीसी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए इतिहास चूंकि बहुत पहले से है बाबू, तो अब इसके लिए कोई न कोई एक डेट तो फिक्स करना होगा कि नहीं, और उसको मानक मान करके हमको आगे और पीछे करके देखना होगा, नहीं तो इतना पीछे की घटनाएं हैं तो सभी का सभी चीजों को जानना समझना रहता है। एक लिए क्या किया गया ना कि एक निर्धारित कर दिया गया, ईसा मसीह का जन्म मान लिया गया कि 1 ईस्वी में हुआ था, यानी ईसा मसीह का जन्म मान लिया गया, वो कब हुआ था 1 ईस्वी में। और यह कहा गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटना होगी बाबू, वो चलेगी बीसी में यानी ईस्वी पूर्व में, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना होगी वह चलेगी ईस्वी में, यानी पहले की घटना यह जाएगी बाबू ईस्वी पूर्व में, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना ईस्वी कहलाएगी। जैसे अगर हम कहें बाबू आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक थी, कितना बताए 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, यानी बीसी लिख दें क्या हम, तक थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 1750 साल तक के पहले तक, 1750 साल तक, जन्म के 1750 साल पहले तक जो सभ्यता पनप रही थी वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी को डाउट हो तो वह पूछ सकता है, आपका कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो बीसी का अर्थ समझ में आ गया, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना होगी उस सभी चलेंगी बीसी में, ईस्वी पूर्व में, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की, जैसे यहां से अगर कहा जाए तो 2500 से 1750, इसके बाद फिर 1749, 1748, 1747, कम होते 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 हम लोग आएंगे 1 ईस्वी पर। अब फिर 1 ईस्वी के बाद 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, ऐसे करते 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 आ गए हम लोग 2023 तक, सॉरी 2024 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ईस्वी और ईस्वी पूर्व को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वो पाषाण काल को। पाषाण काल का कुछ टॉपिक देख लेंगे। पाषाण काल 2 पार्ट में हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, एक पार्ट तो आज चल जाएगा, एक पार्ट अब कल के क्लास में चलेगा। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल कहते हैं पत्थरों के काल को, हम लोग क्या कहते हैं पाषाण काल। पत्थरों का काल कहलाता है बाबू पाषाण काल। पाषाण काल की अगर बात करेंगे तो यहाँ हम कुछ आधार पे इसका विभाजन करने का प्रयास किए हैं, और इसको पढ़ने में आसान लगे इसके लिए हम लोग इसको बांट लेते हैं ना। तो एक टाइमिंग के आधार पर, एक चरण के आधार पर, एक लक्षण और गुण, और एक खोज के आधार पर हम लोग एक बांट लेंगे। बात करते हैं अगर टाइमिंग की, तो पूरा पाषाण काल, इसकी जो टाइमिंग है वह पूरा पाषाण, पहले तो इसको हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं। पाषाण काल को कितने खंडों में बांटते हैं? 3, यानी पाषाण काल के 3 चरण होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। यह विकास की दृष्टिकोण से है कि कितना ज्यादा विकास होता गया है। पूरा पाषाण काल में कम विकास रहा हो, मतलब एकदम 9 के बराबर की कुछ आ ही नहीं रहा होगा। उसके बाद धीरे 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 मनुष्य को कुछ ज्ञान हुआ तो अगला हो गया मध्य पाषाण काल, थोड़ा सा और अच्छा सा ज्ञान हुआ तो कहलाया नव पाषाण काल।
तो इस पाषाण काल को 3 भागों में, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। काल की अगर बात करेंगे तो काल यानी टाइमिंग के आधार पर जो बांटा गया, वो पाषाण काल की जो टाइमिंग है पूरा पाषाण काल की 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक की जो टाइमिंग है बाबू वह कहलाती है पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की टाइमिंग 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। नव पाषाण काल की टाइमिंग यहाँ 1 ईस्वी या बीसी 1 ईस्वी निकला, 1 ईस्वी तक रहती है, या एडी कह सकते हैं। 10,000 बीसी से 1 ईस्वी, 10,000 बीसी से 1 ईस्वी। नव पाषाण काल की टाइमिंग कितनी है बाबू? तो 10,000 बीसी से लेकर 1 ईस्वी तक है। ठीक है। अगर चरण की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल को पुनः से 3 भागों में बांट सकते हैं, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। चूंकि यहाँ आप ध्यान देंगे बाबू तो ये 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक है और ये 10,000 बीसी से 1 ईस्वी तक है। यानी हम यह समझ रहे हैं कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों एक साथ चल रहा था। कुछ ऐसे स्थान थे जहां विकास थोड़ा ज्यादा हो गया था, कुछ ऐसे स्थान थे जहां विकास थोड़ा कम था। तो विकास जहां कम था वहां तो अभी मध्य पाषाण काल चल रहा था, लेकिन विकास जहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया था वहां पे चल गया था नव पाषाण काल। चूंकि ये दोनों साथ में चल रहे हैं इसीलिए इन दोनों को हम लोग कहते हैं संक्रमण काल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू हम लोग? संक्रमण काल। लक्षण या गुण की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल के जो व्यक्ति थे बाबू वो लोग शिकारी थे, शिकार आखेट के रूप में रहते थे। आखेट मतलब होता है शिकार, वह आखेटक के रूप में थे, आखेट किया करते थे, शिकार किया करते थे और खाद्य संग्राहक के रूप में थे। यानी आखेटक और खाद्य संग्राहक पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। और यहाँ पे पशुपालन नहीं था बाबू, कोई भी पशुओं को वह लोग नहीं पालते थे, वह सीधा शिकार करते थे और उनको खा लेते थे। अभी आग के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी इन लोगों को। यहाँ पे धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत होती है। मध्य पाषाण काल आते आते क्या हो जाती है? पशुपालन की शुरुआत हो जाती है और सबसे पहले बनाया गया पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। सबसे पहले बनाया गया पालतू पशु कुत्ता। अभी भी यहाँ पे लोग वह आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में ही है, यानी आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में वह लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब अपनी सुरक्षा के लिए वह लोग किसको अपना पालतू जानवर बना लेते हैं? तो कुत्ता को। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जब धीरे धीरे विकास और होता है, इनमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ जाती है, वह लोग एक स्थान पे रहना सीख जाते हैं, तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ जाती है। और कृषि, अगर स्थायी निवास आ जाती है तो एक जगह पे रहते हैं तो धीरे धीरे कृषि करना चालू कर देते हैं। और चूंकि एक ही स्थान पे रह रहे थे इसलिए उनमें समाज की भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, सामाजिक चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से लक्षण या गुण में कहेंगे तो पूरा पाषाण काल के जो व्यक्ति थे वह आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में थे। मध्य पाषाण काल में आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में तो थे, लेकिन साथ में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। और जो नव पाषाण काल था वहां आते आते कृषि और समाज स्थायी निवास की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। अगर आग की खोज की बात करेंगे तो आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग की खोज किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई। लेकिन उसका प्रयोग करना उन लोग जब चालू किए तो वह चालू किए किस काल में बाबू? तो मध्य पाषाण काल में। आग का प्रयोग किस काल में किए? तो मध्य पाषाण काल में। खोज किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में। अगर नव पाषाण काल की बात करेंगे तो यहाँ पे पहिए की खोज हुई, कृषि की खोज हो गई। नव पाषाण काल में ही कृषि की खोज हो गई, पहिए की खोज हो गई। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि आग को छोड़ करके बाकी अगर कुछ भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि इस चीज की खोज किस काल में हुई थी, अब सीधा मारिए नव पाषाण काल में।
केवल आग की खोज किसमें हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में। बाकी किसी भी चीज की खोज हुई थी वह नवपाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। ये दोनों चूंकि साथ चल रहा था तो आप ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक ही देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कल इसका हम लोग देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो कि पूरा पाषाण कालीन स्थल जो खोजे गए हैं, जैसे अतिरंपक्कम है, हथनौरा है, यह सब चीजों को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेंगे बस इसमें महत्वपूर्ण स्थल देख लेंगे और यह आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। पूरा पाषाण काल से अभी के दृष्टिकोण में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। हल्का सा जानकारी आप ले सकते हैं कि पाषाण काल क्या है, पाषाण काल के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आप रखे रहिए कि अगर पूछे एग्जाम में तो आप उसको कर पाए। नहीं तो अब इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं है। आपको विद्वान नहीं बनना है बाबू लोग, एग्जाम पास करना है। तो एग्जाम पास करने के लिए ही आप केवल दिमाग चले। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।